Hello everyone, welcome to Simplified BPSC. In this series, we are trying to cover the maximum of polity through the previous year's questions जो कि पिछले 30 साल के ड्यूरेशन में पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या फिर टीआरई का एग्ज़ाम हो। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द फंडामेंटल राइट्स बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 112 टू 115, आर्टिकल 222 टू 235, आर्टिकल 12 टू 35, नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर होगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और ये क्वेश्चन आपका 44th बीपीएससी के पीवाईक्यू का पार्ट है। चलो, अंडर विच कैटेगरी डज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 फॉल? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नेचुरल राइट या कुछ कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली इसमें आपको बताना है कि क्या में आ जाता है। तो देखिए, अगर आप इसका ध्यान से देखें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, तो ये फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है, लीगल राइट का भी पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी पार्ट है। इसलिए सिर्फ एक आंसर ना होने के कारण इसका नन ऑफ द अबव मार्क्स कर दिया गया था। अंडर इसका जो कब आया था, ये CDPO 2018 में आया था। ठीक है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट अप्लाइज अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन ऑफ पर्सन? ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चियरी, क्वो वारंटू एंड नन ऑफ दीज। तो बेसिकली देखिए, ये भी CDPO 2018 का ही पार्ट है जो पूछा गया था। और देखिए, हैबियस कॉर्पस में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है कि वो चाहे तो एक रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 के अंदर वो रिट इशू करेगा। और ये एक ऑर्डर होगा बाय द कोर्ट की तरफ से कि कोई भी इंसान जो भी डिटेन हो चुका है किसी दूसरे के द्वारा, उसको तुरंत उसको पेश किया जाए। और इसके थ्रू हैबियस कॉर्पस ये एक्नॉलेज करता है किसी का भी फोर्सफुल डिटेंशन नहीं होना चाहिए। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस। अब एलियंस कौन होते हैं? तो फॉरेन नेशनल्स जो होते हैं, जो विदेशी होते हैं, जो यहाँ पे हमारे नागरिक नहीं हैं, भारतीय नागरिक। तो कौन कौन से नहीं हैं? क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये आपका एंड ये। तो 1 और 3 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो आर्टिकल 14 है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 है, ये दोनों बहुत बेसिक राइट्स हैं। ये आप किसी भी इंसान से छीनने नहीं जा सकते हैं। सो आपको टोटल मिला के ऐसे आपका देखिए 15, 16, 19 टोटल 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि राइट्स हैं जो कि आपके एलियंस को नहीं मिलते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट? और ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका कब पूछा गया था? तो ये बीपीएससी में पूछा गया था 2011। और ये कब था? 53rd टू 55th जो से हुआ था एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट? तो नॉट पूछा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक फंडामेंटल राइट है, लेट्स सी। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू पीसफुल असेंबली एंड राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। सो बेसिकली देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अभी हमने जस्ट देखा कि आर्टिकल 32 के अंदर है। राइट टू प्रॉपर्टी, लेट्स सी, राइट टू पीसफुल असेंबली आर्टिकल 19 के अंदर आता है। एंड राइट टू मतलब मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री भी आर्टिकल 19 के अंदर आता है। सो क्या नहीं आता है? देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन नॉट एनी मोर। बाई देखिए अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट कब हुआ और कौन सा अमेंडमेंट हुआ? तो 44th अमेंडमेंट हुआ। और ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था ये। और इसमें क्या हुआ आपका, ये 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में ये हुआ था। और इसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 के अंदर था, इसको हटा दिया गया और इसको मूव कर दिया गया कहाँ? आर्टिकल 300A के। अब ये एक लीगल राइट है। ठीक है। तो अगर आपका प्रॉपर्टी डिप्राइव होता है तो आप लॉ के थ्रू जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। देखिए, अगर आपका फंडामेंटल राइट इंक्रोच होता है, कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को हनन करता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अब ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसके थ्रू नहीं जा सकते, क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। चलो,
क्वेश्चन नंबर 6 में हो रहा है कि ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किसके दौरान ये राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, मतलब 1978 में बेसिकली कौन थे? क्या वो इंदिरा गांधी थी, क्या वो चरण सिंह जी थे, क्या वो राजीव गांधी जी थे, या क्या वो मोरारजी देसाई थे? तो बेसिकली इसका आंसर मोरारजी देसाई जी थे, उस समय के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कब पूछा गया आपका? बीपीएससी के 2016 मतलब 2016 के टाइम में पूछा गया है। ठीक है, ओके। अब आपका क्या है? द सुप्रीम कोर्ट वॉज हेल्ड मतलब हैज़ हेल्ड दैट होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग अटॉप द प्राइवेट बिल्डिंग्स इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। आप चाहें तो अपने प्राइवेट बिल्डिंग्स के ऊपर नेशनल फ्लैग को फहरा सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया कब? तो 68 टू 62 बीपीएससी 2016 में पूछा गया। क्या ये किस चीज़ के किस आर्टिकल के अंदर आता है? क्या वो आर्टिकल 14 है, 19(1)(a) है, 21 है, या 25 है? ठीक है, तो इसका आंसर है 19(1)(a). ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल हम लोग अपनी प्राइवेट बिल्डिंग्स के ऊपर भी झंडा को फहरा सकते हैं। और ये बात किसने क्लियर की है? हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 53rd से लेके जो आपका एक एग्ज़ाम हुआ था, और ये कब हुआ था? 2011 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू हाउसिंग। ठीक है, तो आपका ये समझिए कि कौन सा ऐसा राइट है इन चारों में से जो कि एक मानवीय अधिकार भी है और एक मौलिक अधिकार भी है। तो राइट टू एजुकेशन जो है इसको माना जाता है कि ये मानवीय अधिकार भी है और ये एक मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं इसके लिए। राइट टू एजुकेशन जो हमने अभी जस्ट बोला कि एक ह्यूमन राइट भी है, ह्यूमन राइट भी है एंड फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है। तो अब इसके लिए अगर देखा जाए तो देखिए 86th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था बाय द पार्लियामेंट। 86th अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में पास हुआ था बाय द पार्लियामेंट, इसके थ्रू आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब क्या है कि अब इसके अंदर गवर्नमेंट को ये कंपलसरी है कि वो सारे बच्चों को जो कि 6 से 14 साल के उम्र के बीच में हैं, उतने में हैं, उनको प्रोवाइड करना होगा एजुकेशन, और वो उनका मौलिक अधिकार बन चुका है। ठीक है, अब इसी काम के लिए हमारे गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को बनाया है, और ये जो है ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। तो हम लोग इतना जान गए, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 एंड 1 दिसंबर 2010। तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2010। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड टू द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो कौन सा ऐड हुआ था, मतलब कौन सा ओरिजिनली लिस्ट में नहीं था एंड बाद में ऐड हुआ था? तो उसका आंसर है आपका राइट टू फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि हमने जस्ट देखा कि ये जो है आर्टिकल 21 एक बाद में ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ है? 2002 में, जो कि बहुत बाद था। हम लोग इंडिपेंडेंस हम लोग को 1947 में ही मिल गई थी। ओके, और ये जो क्वेश्चन था आपका ये कब पूछा गया था? यस, ये CDPO का क्वेश्चन था और ये 2005 में पूछा गया था। ठीक है, अब ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये याद रखना होगा कि ये राइट टू एजुकेशन इसका आंसर है। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस? ठीक है, अब आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22 इसमें से आपको जानना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही, मतलब जो कि आर्टिकल 19 का पार्ट है, उसी में आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड होता है, और ये आपका 47th बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स है। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको एक लिस्ट याद होनी चाहिए
और उससे आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें एंड वी विल ट्राई कि एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में फंडामेंटल राइट्स की वीडियोज़ को आपको प्रोवाइड किया जाए। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम? कौन सा होता है? क्या वो प्रोहिबिशन है, मैंडेमस है, सर्टिटरी है या को वारंटो है? तो बेसिकली देखिए क्या होता है ना कि सर्टिटरी मैं ऐसे याद रखती हूँ क्योर, सी से सर्टिटरी, सी से क्योर। तो ये बाद में होता है। क्योर कब होता है? जब चोट लग जाते हैं उसके बाद आप हॉस्पिटल जाते हैं क्योर के लिए, इलाज के लिए। तो सर्टिटरी में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वो री एग्ज़ामिन करती है, री एग्ज़ामिन जो भी डिसीजन, री एग्ज़ामिन द डिसीजन बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो जो ये आपके छोटे कोर्ट्स हैं उनके द्वारा जो डिसीजन दिए जा चुके होते हैं उनको वापस से वो स्टडी करती है और अगर उनको लगता है तो उसके लिए वो वापस से ट्रायल चलाते हैं एंड डिसीजंस देते हैं। ओके, क्यो वारंटो में बेसिकली क्या होता है कि क्यो वारंटो जो है इसमें आपका ये देखा जाता है कि अगर आप एक पब्लिक ऑफिस में हो तो आप किस अधिकार से हो, क्या वो अथॉरिटी है आपकी उस ऑफिस में बैठने का, ठीक है। और आपका इसलिए देखिए दोनों रेट जो है ना, इस रेट जैसे को वारंटो अगर रहता है ना तो इलीगल एजम्पशन नहीं आप बैठ नहीं सकते हो, इलीगली आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए दोनों जो रेट हैं उसका पोस्टमार्टम ही सेंस है। लेकिन क्योंकि ये क्या कहते हैं एप्रोप्रिएट आंसर इसका ई भी हो सकता था, लेकिन सर्टिटरी को ही पोस्टमार्टम में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 65th बीपीएससी का ये क्वेश्चन रहा एंड इसमें तब तक ई आ चुका था जो कि नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव था, ठीक है। और हमारे बीपीएससी ने ई को लिया क्योंकि इसमें दोनों को उन्होंने ये किया था आपका पोस्टमार्टम, ठीक है। आई एम सॉरी, एक्चुअली उन्होंने कोवारंटो को लिया था। सो थिंग्स हो जाते हैं, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, वी विल लुक इनटू इट अगेन। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? सारे कोर्ट्स को है, पार्लियामेंट को है, प्रेसिडेंट को है या सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को है, ठीक है। तो इसका है आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास वो पावर है थ्रू रिट पिटीशन, आप रिट अप्लाई कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट की ये आर्टिकल 32 के अंदर पावर दिया गया है और हाई कोर्ट को 226 के अंदर पावर दिया गया है, ठीक है। और ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है ये 47th बीपीएससी में है और जो कि आपको आता है। यू गाइज आर जस्ट रिवाइजिंग, आई एम श्योर कि आपने सबने PYQ देखे होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है देख के जाना, ठीक है। सेक्शन 2 में हम लोग चलते हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके थ्रू देखिए क्या होता है कि वेलफेयर स्टेट का निर्माण करने का कोशिश किया गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये 36 से 51 तक है, इसका पार्ट 4 है, 4 में इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 4th शेड्यूल, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल। तो वेलफेयर स्टेट का किस में मेंशन है? तो आपका DPSP में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका 41st BPSC में पूछा गया था जो कि 1994 में हुआ था, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड अमॉन्ग द DPSP इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन कौन से इसमें से आपका हैं जो कि DPSP के पार्ट हैं, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्या वो है? यस, ये आर्टिकल 39D में आता है, ठीक है। और हमने जस्ट देखा कि 36 से लेकर 51 में DPSP मेंशन्ड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल आपका 44 में है, ओके। स्मॉल फैमिली नॉर्म नहीं है एंड एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ये आपका DPSP का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ DPSP। देखिए ये जो है ना ये मेंशन्ड है आर्टिकल 350A में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसके थ्रू हर स्टेट को और हर लोकल अथॉरिटी को ये बताया जाता है, ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप स्टेट के अंदर ऐसे एडिक्वेट फैसिलिटीज़ को अवेल करवाएं जिसमें आपका प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को मदर टंग की सुविधा प्राप्त हो पाए, ओके। सो ये आपका पार्ट नहीं है, हेंस 1 and 2 किस में है? तो ऑप्शन ए में है, ओके। चलो
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत? आर्टिकल 33, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48 एंड आर्टिकल 50। तो पंचायत के लिए कौन से हैं आपका? आर्टिकल 40। ठीक है, सिंपल सा है और ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। और ये देखिए 64th बीपीएससी में आया है, सो इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड क्वेश्चन। तो अभी भी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, बस आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग डीपीएसपी को एक बार याद कर लें। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए या ट्रिक्स के थ्रू चाहिए तो आप कमेंट करें। ओके, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो द लिस्ट। ओके, लिस्ट 1 में कौन कौन से हैं? विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। सो आर्टिकल 40 कौन सा है? क्या हमने अभी जस्ट पढ़ा है? तो हाँ, हमने पढ़ा था। तो ये आपका आर्टिकल 40 विलेज पंचायत का बात कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हमने वो पढ़ा था? तो देखिए ये जो है आपका, ये देखिए 66 में है, 66 बीपीएससी में आया है। सो अगर आप ये देखें कि हमारा पहले वाला ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है थ्रू ऑप्शंस, थ्रू मैच द फॉलोइंग। सो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके है? तो आर्टिकल ये बी में आ जाएगा, आर्टिकल 44 में। अब चलिए, अगर हमको इतना भी पता है तो क्या हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं? आई एम सॉरी, ये क्यों ये हो गया, थोड़ा मूव हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ये एलिमिनेशन से बन जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शंस थोड़े से ये हो गए हैं तो अब आर्टिकल 48, 50 एंड 51। तो देखिए इन जो 51 है ना, ये आपका इंटरनेशनल पीस को मतलब रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये ई हो जाएगा। तो आपका हमें 48 और 50, मैं ये जानती हूँ कि मतलब सबसे लास्ट में सेपरेशन करवाया गया था और फिर इंटरनेशनल पीस, तो मैं ऐसे याद रखती हूँ। तो आर्टिकल आपका 50 हो जाएगा डी और इसमें सी। तो ए बी सी डी ई बहुत इजी था। थोड़ा ऑप्शन से यहाँ पे मैंने मैच सही से मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी। सो प्लीज़ विल ट्राई कि हमने बेस्ट डालें, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं मिस्टेक्स। आई एम श्योर यू गाइज अंडरस्टैंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया और इसके साथ ही हमारा डीपीएसपी भी कंप्लीट हो गया। सो इट इज़ सो फास्ट। सेक्शन 3, फंडामेंटल ड्यूटीज़। द 10 कमांडेंट्स which were added by 42nd Amendment Act in the Constitution of India are called as fundamental rights, DPSP, fundamental duties and पंचायत राज प्रिंसिपल्स। तो देखिए बेसिकली क्या था ना कि स्वरण सिंह कमेटी की गठन की गई थी। ठीक है, ये इनका गठन किया गया था कि, और ये कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। ठीक है, कि आप ये बताएं कि हमें फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग दे रहे हैं, लोगों को मौलिक अधिकार दे रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास साथ ही एक ड्यूटी भी होना चाहिए उनका? यस, होना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कमेटी गठन की और इनको बोला गया कि आप रिकमेंड करो, आप रिकमेंडेशंस दो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए या नहीं, और अगर होनी चाहिए तो आप कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपका ये 10 इनके रिकमेंडेशन सारे एक्सेप्ट नहीं हुए, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया था। तो जो 10 कमांडेंट्स हैं उसको हम लोग ये करेंगे। ठीक है, 1 का सी आंसर हो जाएगा। चलो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर इनकॉर्पोरेटेड, और ये क्वेश्चन जो आया था ये आपका 45th बीपीएससी में आया था। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, किस मतलब अमेंडमेंट से हुआ था? अभी जस्ट हमने देखा, इनफैक्ट ऑप्शंस में भी था, और ये देख लें कि 45th में भी आया है। तो सेम पेपर में क्वेश्चंस होते हैं जिसका आप आंसर से एक दूसरे से निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद, और ये 2001 का है मानो, लेकिन 2008 में भी फिर से बीपीएससी ने क्वेश्चन लिया और फिर से यही क्वेश्चन पूछा। तो इसका आंसर है 42nd, और ये 1976 में हुआ था। और आपका इसके थ्रू क्या हुआ था? तो आर्टिकल 51A ऐड हुआ था। ओके, और पार्ट किस में था? पार्ट 4 में, 4A। ओके, चलो, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए न्यू चैप्टर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। क्या मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था ऐसा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज हुआ था, या फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल्स हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ था, या इसमें से कुछ भी नहीं हुआ था? और ये क्वेश्चन आपका 44th बीपीएससी का है जो कि 2000 में कंडक्ट किया गया था। तो आप ये बताएं, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुआ था। चलो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर लेट डाउन इन, सेम क्वेश्चन है, और ये आपका कब पूछा गया? तो 2000 में
44th में बीपीएससी एंड 41st में। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, लेट्स सी, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब आप इसमें ये देखें कि ड्यूटी का बात कर रहा है। अभी जस्ट हमने देखा था कि ये आर्टिकल 50 में मेंशन था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और आर्टिकल 50 क्या है? एक डीपीएसपी है। तो ये आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आपके लिए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए डायरेक्शंस नहीं है, ये स्टेट के लिए है कि एक वेलफेयर स्टेट के लिए चाहिए कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग हो, जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है और जो जुडिशरी उसका काम करता है, दोनों अलग होने चाहिए। तो ये तो डीपीएसपी है। अब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हमने ये भी देखा कि ये आर्टिकल 21A के अंदर है, जो कि 86th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, और ये एक ह्यूमन राइट और आपका फंडामेंटल राइट दोनों है। तो ये तो फंडामेंटल राइट हो गया, तो ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। अब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखिए, छुआछूत जो है वो एक गैर कानूनी इंसिडेंट है और ये बहुत दुखद भी है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इससे बहुत पेन भी हमारी सोसाइटी को होता है। तो ये आर्टिकल 17 के अंदर आता है और इसमें ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है पीवाईक्यू का, पॉलिटी का। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं, 71st बीपीएससी आ रहा है और भी अब बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।